नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। आज का वीडियो बेसिकली रहने वाला है टेक्निकल कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने टेक्निकल फील्ड से अपनी कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करा हुआ है। तो दोस्तों, कंफर्म करेंगे कि टेक्निकल डिग्री मांगी गई है या डिप्लोमा मांगा गया है, सर्टिफिकेट मंगाया है, और साथ में डिपार्टमेंट में आपका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आपके आवेदन की डेट कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, सारा प्रोसीजर आपको इसी वीडियो में पूरा कम समय में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ है। ठीक है, ओरिजिनल पीडीएफ है। डिपार्टमेंट के थ्रू जो पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट द्वारा जो पीडीएफ जारी हुई है वो आपके सामने है। ठीक है, मैं जो मेन पीडीएफ है उन्हीं के थ्रू आपको सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है, अगर कोई लगता है कि जो फेक न्यूज है या फेक नोटिफिकेशन है तो उसको मैं पहले ही रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जो है बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर बाद में कोई ऐसी जानकारी, अगर जो संशोधन हुआ है किसी चीज में, वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की। आप देख सकते हो आपका जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकली है, वो रहने वाली है आपकी नदन कोलफील्ड लिमिटेड। यानी आपका जो ये नदन कोलफील्ड लिमिटेड है, ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, जो आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी ही एक सब्सिडरी ये कंपनी है। ठीक है, एक तरीके से ये मिनी रत्न कंपनी आप बोल सकते हो। ठीक है, टेक्निकल स्टूडेंट है वो इन चीजों को भली भांति जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं कि आगे आपका जो ये नोटिफिकेशन है उसमें आपका क्या क्या चीजें आपकी दी गई है। तो दोस्तों, शुरुआत में ही आपको यहाँ बता देता हूँ, आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे दी गई है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु, यानी आपकी जो टेक्नीशियन की जो है उसमें ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन, उसकी पोस्ट निकली हुई है, और जो आपकी ग्रेड है इसकी वो थर्ड ग्रेड है। ठीक है, यानी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ग्रेड थर्ड की आपकी पोस्ट है वो आपकी निकली है इसमें। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या चीजें इसमें दी गई है एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है जिस पोस्ट से इसमें निकली गई है, वो कैटेगरी वाइज किस तरह से बटी हुई है वो चीजें आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों, पोस्ट का नाम आपको मैंने बता दिया है। पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको टेक्नीशियन फिटर है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ब्रांच, तीन चार ब्रांच है, उसके उस ब्रांच में कैटेगरी वाइज किस तरह से वैकेंसी बटी है वो चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फिटर की बात करते हैं दोस्तों, टेक्नीशियन में फिटर ब्रांच की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एससी की यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगी। ठीक है, एसटी में आपकी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में आपकी तीन पोस्ट है। इस तरह से आपकी जो टोटल वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हो चार है। ठीक है दोस्तों, साथ में अलग बात करें, ठीक है, ये जो मैंने वैकेंसी बताई है आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैकलॉग वाली वैकेंसी है। ठीक है, ये जो चार वैकेंसी है वो बैकलॉग वाली है। इनके अलावा जो करंट में वैकेंसी निकली है वो निकली है यूआर में 26 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, एससी में 10, एसटी में 12, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 12। ठीक है, और साथ में जो बैकलॉग वैकेंसी सहित, ठीक है, जो टोटल वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है आपकी 66। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगजन की यहाँ पे 2 और साथ में एक्स सर्विसमैन वालों की यहाँ पे 12 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी 66 है। जो फिटर ब्रांच है टेक्नीशियन वाली, उसमें ग्रेड थर्ड आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों, ब्रांच बात करते हैं अब इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन ब्रांच की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं टोटल वैकेंसी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज और, जो अभी मैंने फिटर वाली आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई है, ठीक है, इसमें आपको दो कैटेगरी इसमें डिवाइडेड है। एक तो उत्खनन यानी एविकेशन, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये आपकी फिटर ब्रांच में ही दो सेक्शन बटे हुए हैं, उनमें ही आपकी जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज पोस्ट बटी हुई है। ठीक है, जो 66 मैंने बताया वो उत्खनन में है। ठीक है, वहीं 29 जो टोटल वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाली फील्ड से है। आपकी मेन ब्रांच आपकी फिटर रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में आपको दोस्तों यहाँ पे भी वही दो सेक्शन बात देखने को मिलेंगे, उत्खनन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। टोटल वैकेंसी है उत्खनन में आपकी 14, और साथ में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की यहाँ पे 81 आपको देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद में आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो कि आपकी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है जिस भी ब्रांच से हो आप, तो उसमें आपकी कितनी पोस्ट है, और उसी आधार पे आप अपना आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे वेल्डर की। ठीक है, टेक्नीशियन में वेल्डर ब्रांच है। ठीक है, इसमें ओनली एक ही आपका सेक्शन है उत्खनन में। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 10। ठीक है, 10 यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस तरह से जो टोटल बात करें, ठीक है, फिटर, इलेक्ट्रिकल और साथ में वेल्डर तीनों की अगर टोटल बात करें तो टोटल वैकेंसी हो जाती है आपकी 200। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड से है, जिस भी ब्रांच से है, तो दोस्तों टोटल वैकेंसी यहाँ आप देख सकते हो 200 हो गई है। ठीक है, 200 पोस्ट टोटल है, और कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हो। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से है, आप अपनी जो पोस्ट है उसी को देख के ही आवेदन करें। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और क्या चीजें दी गई है।
यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी जो 3 पोस्ट दी गई है उसकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या है, ठीक है? उनको एक-एक करके आपको बता देता हूँ। बात करते हैं स्टार्टिंग में जो प्रशिक्षक है, ट्रेनी है, टेक्नीशियन, तो दोस्तों उनके लिए फिटर की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है? यानी आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए स्टूडेंट, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है? आईटीआई 2 साल की होती है। अब ब्रांच आपकी फिटर है तो फिटर से आपकी 2 साल का आईटीआई कोर्स करा हुआ होना चाहिए, या तो एनसीवीटी, ठीक है? एनसीवीटी से या एससीवीटी से, ठीक है? और मेरे साथ में, ठीक है? एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि आपका इश्यू होता है एनसीवीटी या एससीवीटी के थ्रू। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए आईटीआई वाला फिटर में, और साथ में आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है दोस्तों? अब आते हैं नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो दोस्तों इसमें भी आपका सेम रहने वाला है, 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी, ठीक है? 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, साथ में आपका 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है? और साथ में 1 ईयर आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद में वेल्डर की बात करते हैं दोस्तों। वेल्डर में आपको वही 10th सर्टिफिकेट आपका चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और साथ में आपका आपकी आईटीआई चाहिए वेल्डर से, ठीक है? और साथ में आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, नहीं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, आपका ओनली 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आपका रिलेटेड ट्रेड या ब्रांच से 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए, साथ में आपका आईटीआई होने के बाद में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होती है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे माँगा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो योग्यता है बिल्कुल क्लैरिफ़ाई कर दी गई है, ठीक है? अब जो भी स्टूडेंट ये योग्यता रखता है, तो दोस्तों वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है? और अगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया, इन केस ऑफ अगर उसका फॉर्म फिल हो जाता है, तो दोस्तों उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो योग्यता अगर आपके पास है, तो उसी को आधार देके ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका देख सकते हो आपकी जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो होने वाली है 10/5/2025, यानी 10 मई 2025 की आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट आपको बता दी गई है, इसका मतलब है फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं, ठीक है? और साथ में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है? आगे देखते हैं पोजीशन एंड वैकेंसी, ठीक है? पोजीशन एंड वैकेंसी मैंने आपको पहले ही क्लैरिफ़ाई कर दी है ऊपर, ठीक है? आगे और देख लेते हैं, आगे और जो मेन पॉइंट या मेन चीज़, ऐसी चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पोजीशन, यानी आपकी जो पोस्ट है, ठीक है? उसमें आपको क्या सैलरी भी मिलने वाली है और पोजीशन कौन-सी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फिटर की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका जो एंट्री लेवल ग्रेड है, यानी जब आप पास होंगे, आप जॉइनिंग करोगे, तो उसके स्टार्टिंग में आपको मिनिमम ऑफ डेली रेटेड, यानी आपको डेली बेसिस पे, ठीक है? डेली बेसिस पे आपको पर डे का 1583.32 आपका पैसा मिलेगा, ठीक है? पर डे का ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। कैडर आपका यहाँ पे दिया गया है, एक तो एविकेशन यानी उत्खनन और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। साथ में ट्रेनिंग आपकी चलेगी आपकी 1 साल की, ठीक है? ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे 1 साल की चलेगी। सेम प्रोसीजर आपका इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर में रहने वाला है, ठीक है? और जो पैसा है आपका, यानी पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 1583.32, यही आपकी इलेक्ट्रीशियन में रहने वाली है। और जो वेल्डर की पोस्ट है, वेल्डर में आपको थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा, 1536.50 आपका पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? और इसी ये जितनी भी तीनों पोस्ट है उनका 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। उसके बाद में जो भी आपका अलाउंस है, ठीक है? जितने भी अलाउंस है वो सारे ऐड होके आपको बाद में मिलने लग जाएँगे आफ्टर दैट ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है दोस्तों? क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डीए मिलने लग जाएगा, ठीक है? अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, ठीक है? ट्रांसपोरेंट सब्सिडी मिलने लग जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलने लग जाएगी, और साथ में आपका डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा आपके अलाउंसेज है वो भी इसमें ऐड हो जाएँगे। इस तरह से आपकी जो टोटल सैलरी है मंथली, वो एक अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों 1 मंथ तक, सॉरी 1 ईयर तक आपकी जो इनकम है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट है, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को देख के और सोच के ही अप्लाई करें, जिससे और स्टूडेंट को भी मौका मिल सके, ठीक है? इसके आगे बात कर लेते हैं। अब आप बात करते हैं एज लिमिट की। काफ़ी स्टूडेंट की एज कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों? उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एज की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो दोस्तों उनमें इनका कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है? मैं रिलैक्सेशन की बात स्टार्टिंग में ले आया हूँ, ठीक है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि कोई सी भी पोस्ट हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, तो उनमें चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, उनको कुछ ना कुछ जो रिलैक्सेशन है इसमें वो मिलता ही है,
ठीक है। मिनिमम आपका 18 साल रहने वाला है, ठीक है, और जो आपकी मैक्सिमम है वो 30 साल रहने वाली है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल है। यूआर और ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई छूट नहीं है एज रिलेटेड। वहीं कैंडिडेट अगर एससी एसटी से है तो उन्हें 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो उन्हें 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में तीनों कैटेगरी आ जाती है। यूआर की बात करते हैं तो 10 साल की छूट है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में की बात करें तो 13 साल की छूट है। और एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 15 साल की छूट है। अगर एक्स सर्विसमैन अलग आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 50 साल लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, यानी अगर कोई कैंडिडेट 3 ईयर आपकी जो सर्विस है वो कर चुके हैं तो दोस्तों उसके बाद में उनको 50 साल तक की लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट की अगर कोई कैंडिडेट है तो दोस्तों उनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो किसी भी एज का अगर कोई कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फीस की, यानी आप जो आवेदन करेंगे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस दौरान आपकी जो फीस है वो कितनी लगने वाली है वो चीजें बता देता हूँ। बात करते हैं अनरिजर्व्ड यानी यूआर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, साथ में ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी की जो फीस है वो लगने वाली है 1000, साथ में जीएसटी इंक्लूड है 18%, वो हो जाता है 180, ठीक है। टोटल जो आपकी फीस है वो लग हो जाएगी 1180। वहीं पे जो रिमेनिंग कैंडिडेट है एससी एसटी और ईएसएम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और साथ में डिपार्टमेंटली कैंडिडेट, तो दोस्तों उनको यहाँ पे कोई सी भी फीस नहीं पे करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ जो फीस है उनकी बिल्कुल नहीं लगेगी, छूट बिल्कुल दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाला है, ठीक है। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका मेन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी गई है, ठीक है। साथ में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो भी एग्जाम लगेगा वो ऑनलाइन लगेगा। और ऑनलाइन में आपका एमसीक्यू टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आपका आता है। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि आपका जो पैटर्न है पेपर का वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाते हैं। टाइमिंग मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं जो आपके 100 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड है। 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, एक तो ए और एक बी। ए सेक्शन में आपका जो टेक्निकल ट्रेड है उस रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी संख्या रहने वाली है यहाँ पे 70 यानी 70, ठीक है। वहीं सेक्शन बी में आपके जो टॉपिक आएंगे वो उसमें आएंगे आपके जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सारे मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 30 मार्क्स से होने वाले हैं। तो दोस्तों आपका जो टोटल 100 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में बढ़ा हुआ है, 70 और 30 में। 70 आपका टेक्निकल है, 30 में आपका जनरल जीके है, जीए और साथ में आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आपका पैटर्न है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड अनअपनेंट, ठीक है। और साथ में आपका 1 मार्क आपका एक क्वेश्चन का और नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्लैरिफाई हो गया, रॉन्ग आंसर का आपका कोई सा भी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपको क्लैरिफाई हो गया है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जो आपका मोड है, ठीक है, पेपर का वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके शो होंगे। आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सिटी की बात कर लेता हूँ दोस्तों। आपके यहाँ पे सेलेक्टेड टेस्ट सिटी दिए होंगे, वहाँ आप अपने प्रेफरेबल के अकॉर्डिंग सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। और जो सिटी है वो आपका से जब एग्जाम होगा, एग्जाम जो डेट होगी उससे 7 हफ्ते पहले आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा कि आपकी कौन सी डेट को होगी और किस जगह आपका टेस्ट सेंटर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर लेते हैं कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ना, यानी एक मान लो 100 मार्क्स का पेपर आपको लग रहा है, तो दोस्तों हर एक पेपर कोई सी भी एग्जाम हो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होता है। सेम इसमें ऐसा ही है, ठीक है। आपका 100 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है पेपर का, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अगर कैंडिडेट यूआर और ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे 50 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। वहीं पे कैंडिडेट रहता है जो रिमेनिंग है एससी एसटी ईएसएम ओबीसी नॉन क्रिमिनल और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और साथ में डिपार्टमेंट कैंडिडेट, तो दोस्तों उन्हें यहाँ 40 मार्क्स आपका मिनिमम लाना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक कैटेगरी वाइज में जो कट ऑफ जाती है यहाँ पर वो मेरिट में लाना, वो मेरिट में आने के लिए इतना तो चाहिए, ठीक है। ये आपकी मिनिमम है कि इतना तो आपको लाना है, इससे कम होगा तो वैसे सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर इक्वल मार्क्स हो जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के, तो दोस्तों उनके लिए भी अलग एक फिल्टर करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले अगर मान लो बहुत सारे कैंडिडेट है उनके इक्वल मार्क्स से आ गए, ठीक है, तो दोस्तों उनमें होगा क्या, सबसे पहले देखा जाएगा कि जो सबसे स्कोर ज्यादा है सेक्शन ए में जिसका ज्यादा स्कोर है तो उसको पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो जिनके डीओबी है वो ओल्ड एज वाले हैं, ठीक है, तो उन कैंडिडेट को फिर बाद में रखेंगे। और उसके बाद में भी जो अल्फाबेट सीरीज आती है तो दोस्तों उसमें इस तरह से रखेंगे। तो जो इन तीनों स्टेज से गुजर के ही स्टूडेंट को जो मार्क्स है अगर इक्वल है तो उनका फिल्टर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका जो सारा प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, पैटर्न, स्कीम, वो सारी चीजें मैंने आपको
क्लैरिफाई कर दी है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों और भी जो मेन चीज़ है, जहाँ तक है सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई। एक कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसको उससे पहले जो जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बता दी है। अब प्रोसेस जो मेन रिमेनिंग रहा है आपका कि हाउ टू फिल फॉर्म, ठीक है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएँगी, ठीक। साथ में बात कर लेता हूँ कि अगर कैंडिडेट, ठीक है, आवेदन अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुए, यानी अगर कैंडिडेट ने के बहुत सारे आवेदन आ गए, ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है, वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाना हो गया, तो दोस्तों होता क्या है, जभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो दोस्तों उसमें आपका नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ॉर्मूला है, वो अपनाया जाता है, ठीक है। एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला अपनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ॉर्मूला है, यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ से भी आपको अवेयरनेस रहनी है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो दोस्तों उसमें आपकी नॉर्मलाइज़ेशन होगी। तो दोस्तों हालाँकि सीधी-सी बात है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका करेक्ट आंसर है, अगर ज़्यादा रहेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी रहेगी, तो दोस्तों नॉर्मलाइज़ेशन में भी उसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। साथ में कौन-सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, तो दोस्तों उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी एग्ज़ाम में इन चीज़ों का कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टाइप के सारा फ़ॉर्मूला है। तो दोस्तों ये चीज़ें पूरी क्लैरिफ़ाई नहीं की जा सकती, ठीक है? प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ठीक है? इसके बाद में बात कर लेते हैं और चीज़ें क्या ज़रूरत है आपको फॉर्म में। जैसे मैंने बोला लास्ट में आपका जो हाउ टू अप्लाई यानी आपका जो आवेदन है वो किस तरह से करना है। तो दोस्तों आपकी जो डिपार्टमेंट है वो एनसीएल रहने वाला है ना? ठीक है? एनसीएल में आपका दोस्तों यहाँ पे पूरा लिंक दिया गया है। लिंक बता देता हूँ मैं, आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हो www.nclcil.in, ठीक है? यहाँ पे जब आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको जो ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा करियर वाला ऑप्शन, ठीक है? जब उस पे क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करोगे तो सामने आपको लाइन चलती हुई मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा, उस पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने फिर जो भी आपकी बेसिक डिटेल, ठीक है? बेसिक डिटेल के साथ में आपकी पर्सनल डिटेल, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आपको सारा डाटा फिल करना है, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है? आपकी इमेज, साइन और साथ में अगर डॉक्यूमेंट माँगे हैं अपलोड के लिए, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको पहले ही तैयार करके रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फीस का तो मैंने क्लेरिफाई पहले ऊपर कर ही दिया है, ठीक है? साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ बोला है कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके पहले ही ऑलरेडी रखनी है। आपका जो फ़ोटो है वो 3 हफ्ते से पहले पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए, वहीं पे आपका सिग्नेचर है, ब्लैक या ब्लू इंक दोनों अलाउ है इसमें, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट है और साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है एसेंशियल वाले, ठीक है? वो आपके स्कैन करे हुए होने चाहिए, पीडीएफ चल जाएगी या जेपीजी फाइल भी चल जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें प्रोसेस मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है कि आपके जो आवेदन है, आवेदन में आपके क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे। आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 10 मई 2025 रहने वाली है। आप रात 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट डेट का वेट करते ना हुए, आप पहले ही अगर एलिजिबिलिटी रखते हो तो आवेदन कर सकते हो पहले ही। ठीक है दोस्तों? साथ में जो आपके एडमिट कार्ड है, ठीक है? और साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट है, उसको अभी यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं करा है। जैसे ही एक डेट आएगी, अपडेट होगा डिपार्टमेंट के थ्रू, तो दोस्तों आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी पता कर सकते हो या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपका जो अपडेट है वो टाइम पे आपको पता चल सके। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। जो भी अपडेट आता है पीडीएफ से या इमेज के थ्रू, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो मेन जानकारी थी आपको बताने की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। यहाँ पे जैसे बताया मैंने, आपका टोटल 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में आपके 2 सेक्शन डिवाइड होंगे। एक 30 का जो कि आपका टेक्निकल रहने वाला है, ठीक है? टेक्निकल में दोस्तों यहाँ पे सिलेबस भी एक बता दिया है कि आपके क्या-क्या टॉपिक आएँगे, क्या नहीं आएँगे। अब मैंने फटाफट चीज़ें सारे आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है? फिल्टर की बात करते हैं। फिल्टर में आपका बेसिक अरिथमेटिक, ठीक है? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैटिक्स, ठीक है? साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ यूनिट्स एंड कन्वर्जेशन और 10th स्टैंडर्ड की आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज आएगी, ठीक है? साथ में आपके मटेरियल बेसिक, इस टाइप के आपके जो ट्रेड है, ट्रेड रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाद में इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, मैग्नेटिक सर्किट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ठीक है? वहीं पे एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ में सेमीकंडक्टर डिवाइस, स्क्विरल केज एंड वाउंड राउटर टाइप इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक है, जिनका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन की बात हो गई है। यहाँ पे लास्ट आता है आपका वेल्डर के आप टॉपिक देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट हो, आप अपना सिलेबस देख सकते हो। पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो, ठीक है? आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वहाँ पे भी अगर आपका जो लिंक है वो इनेबल नहीं होता, ठीक है, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? इसके बाद में आते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें बची है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में आपके जीके, जीएस, ठीक है? और साथ में रीजनिंग और आपके मैथमेटिकल जो
क्वेश्चन है वो आएंगे, तो उसके बारे में सारे टॉपिक दिए हुए हैं कि जीके में आपके भारत और इंटरनेशनल संबंध के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस आएगी, और जनरल अवेयरनेस में आपको स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक प्राइज एक्सेट्रा टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपके रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं कि रीजनिंग में आपको और मैथमेटिकल जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, और साथ में ग्रामर, रिलेशनशिप, इस टाइप के आपको क्वेश्चन और हिंदी टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो भी स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है तो आप अपना जो एक ट्रेड वाले क्वेश्चन है 70 और साथ में 30 वाला जो कॉमन है टॉपिक, वो सारे देख सकता है। ठीक है, आपको पहले से ही तैयारी रखनी है, एग्जाम की डेट है वो आपको टाइम पे बता दी जाएगी। तो दोस्तों जो मेन डाटा था आपको बताने का, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और जो आपको बताना जरूरी है, तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट उसके लिए है कि अगर कोई एग्जाम SC ST वाला दे रहा है इस एग्जाम को, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो अपना क्लेम कर सकता है, यानी अपना आने जाने का चीजें, अगर वो ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो दोस्तों वो अपनी जर्नी है, अगर उसका सेंटर दूर है तो दोस्तों वो उससे जो उसका पैसा लगा है बस का या ट्रेन का, वो क्लेम कर सकता है। क्लेम के लिए दोस्तों ये फॉर्मेट दिया गया है, आपको ये फॉर्मेट साथ में रखना है, डिटेल साथ में फिल करनी है, ठीक है, पूरी चीजें फिल करनी है कि आप कहाँ से बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी डेट है ना, कौन सी डेट को कर रहे हो, और कौन सी क्लास है आपकी, बस की या ट्रेन की, ठीक है, और साथ में आपका अमाउंट यहाँ पे आपको फिल कर देना है, साथ में आपकी बैंक डिटेल है वो भी फिल कर देनी है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपसे ये ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा प्रोसीजर है, जो नोटिफिकेशन में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी मैंने आपको पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन होता है किसी भी तरह का, तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसकी जो भी कोई परेशानी होगी, है ना, कोई भी इशू होगा, वो सारा सोल्व मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो कोई कैंडिडेट हमारे वीडियो को अब तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से नए नोटिफिकेशन, नए अपडेट, नए रिजल्ट के कोई भी अपडेट पाना हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन और नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।